हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका बायोलॉजी की क्लास में वेलकम है। बायोलॉजी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है और मैटर भी बहुत ज्यादा करता है क्योंकि काफी स्कोरिंग रहता है। अगर आपकी इस पे कमांड है तो आप काफी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, हमने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि चाहे पेपर टफ आए चाहे पेपर इजी आए, हमें हर चीज को पढ़ते हुए चलना है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कोर है। लास्ट टाइम मैंने ढंग से एनालिसिस किया, हाँ सीरियसली, कंपेयर टू और पेपर्स के, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके कंपेयर में काफी कम चीजें आई हुई हैं, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो मे भी इस बार ज्यादा आए। सो हमने दोनों, वैसे तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ पूछ के ही काफी ज्यादा कंसेप्ट हमने क्लियर भी कर लिए हैं। अगर बॉटनी पोर्शन भी आता है उसके भी काफी कंसेप्ट कर लिए हैं अच्छे से। सो नाउ अभी आज के कंसेप्ट की बात करते हैं, राइट। सो आई थिंक यू ऑल रेडी। तो राइट, चलिए बात करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड हमने और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कस किया था, राइट। सो अब मुझे बताएंगे कि ब्रेन में ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो कि एब्जॉर्प्शन और मतलब एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, इनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है ये आपको बताना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपोथैलेमस, राइट। ब्रेन का पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस। उसमें भी अगर पूछा जाए मेन सेंटर, मतलब कौन सा हार्मोन या वास्तु कौन सा रोल प्ले करता है, तो याद रखिएगा वास्तुप्रेसिन रोल प्ले करता है। ठीक है, पेपर में हमेशा हमें आंसर को पहचानना आना चाहिए कि किसमें क्या। पिछली बार का पेपर काफी ज्यादा इजी आया था, ठीक है। हाँ, एडीएच और वास्तुप्रेसिन 2 चीजें हैं, तो याद रखिएगा कि पिछली बार का पेपर काफी इजी आया था जो आपका बायो सेक्शन है। तो आपको इस बार के लिए प्रिपरेशन रखनी है कि जैसा मर्जी आए हमें इजी लगना चाहिए, और आपको इजी तभी लगेगा जब आप चीजों को अच्छे देखो। उसमें भी ये श्योर नहीं है, कई बार ठीक भी आता है। देखो, अप्रोक्स क्वेश्चन आते हैं, कई बार ना इजी, ऐसा इजी आता है कि हम उस चीज को कर ही नहीं पाते हैं। इजी इजी कंसेप्ट हम गलत कर पाते हैं। लैंग्वेज इजी होती है पर क्वेश्चन ट्रिकी पूछा होता है, जिस चक्कर में भी क्वेश्चन गलत होते हैं। तो डोंट वरी, आपसे देखना यही चीजें पूछी जाएंगी। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा तो पेपर में हो सकता है देखो, बायो सेक्शन इजी आया था, बट मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला और सेक्शन। जीके का तो पता नहीं क्या है, जीके की वजह से तो मरे हैं पिछली बार सारे। जीके इतनी अजीब आई थी, हार्डली किसी के ही कोई अच्छे नंबर आए होंगे उसमें, ठीक है। वो रहता है, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। और इजी आया था तो उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। कई बार ना टफ टफ पेपर अच्छा आराम से कर पाते हैं, और जब इजी वाला आता है सेक्शन तो हम अच्छे से कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इजी था पर क्या था, और जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में कुछ भी सही कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन आपको पक्के आते हैं ना उन पे पहले ही क्लिक कर देना, और जिन, ऐसा नहीं कि इकट्ठे लगाएंगे, ये मत करना कभी भी गलती। हमेशा याद रखना, जो आपको आ गया पक्का ये आंसर है उसी टाइम लगा दो, ठीक है। और जो आपको लग रहा है डाउटफुल है इसका आंसर ये होगा ये होगा, उसको छोड़ दो। चाहे आपको स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दो, अगले अटेम्प्ट करो, ठीक है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि बायो वालों के पास टाइम इनफ होता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, और इतने लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि आपको बहुत टाइम पढ़ने के लिए, बहुत टाइम में होता है पढ़ने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। कुछ देखो, पेपर पढ़ा हो तब भी चीजें गलत होती हैं। वो इसलिए गलत होती हैं क्योंकि कई बार हम कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमें जितनी मतलब पढ़ाई की जरूरत है उतनी गाइडेंस की भी जरूरत है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है।
और अभी से प्रीवियस ईयर पेपर को ना पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आपको ऐसा नहीं कि डिजिटल से पढ़ रहे हो उतने टाइम से तो डिजिटल की आदत रहे, तो फिर हैंड रिटन जो पेपर में आता है उसको पढ़ना टफ हो जाता है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20, 21, 22 चैप्टर्स। 20 चैप्टर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये क्या चीज है, देखो हमारी बॉडी में मतलब देखो हमारे चारों ओर लिविंग चीजें भी हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं, ठीक है। उसमें मूवमेंट्स आती हैं, एमेबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। एमेबॉइड अमीबा में होती है, ठीक है, आपको पता है अमीबा प्रोटिस्टा फैमिली में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। सो फिर सिलेरी जो सीलिया की मदद से बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। मस्कुलर, मस्कुलर में बॉडी पार्ट की जैसे कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स आ जाती हैं। लोकोमोशन में जो हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, इधर से उधर जाने के लिए जो यूज करते हैं वो लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब होता है स्मॉल एरिया में जो चीज हो रही है। लोकोमोशन जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजें कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर में बोन से रिलेटेड काफी कंसेप्ट है। अब मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि कितनी बोन्स हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। देखो टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड, स्केलेटन बोलते हैं जिसे, स्मूथ और कार्डिक। सबसे पहले इसमें ज्यादातर जो डिस्कशन है वो स्ट्रेटिफाइड मसल्स की है। देखो स्ट्रेटिफाइड मसल है, ग्रुप है, उसका छोटा यूनिट निकाला, उससे छोटा यूनिट निकाला, और ये जैसे कि आपने देखा, आपने उठाया, एक एक अलग अलग बने हैं, उसके भी अंदर भी डिवीजन है, तो जिससे ये जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, कॉम्बिनेशन है पूरा, तो उसे हम नाम देते हैं, यहां देखो, ठीक है, समझ आ रहा है ना। फेसिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसमें ये सब चीजें हैं उसे हम फेसिकल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फेसिकल, जिसमें कि बहुत सारे चीजें कनेक्टेड हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, और उसे फेसिया बोलेंगे, ठीक है, ये चीज याद होगी। अब सेकेंड चीज, अब छोटा 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 सबसे छोटा यूनिट हमने जब निकाला तो हमारे पास एक ऐसा स्टैंड बना। आपने देखा आपका हाथ को मोड़ते हो, घुमाते हो, कुछ भी करते हो तो टूटती थोड़ी ना, स्किन थोड़ी ना फटती है। तो ऐसा क्या होता है, देखो अगर आपने हाथ को पूरा बेंड किया तब भी आराम से बेंड हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हैं, कुछ भी रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पूरी स्किन आराम से फ्लो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है, रिलैक्स भी कर रही है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन होती है। वैसे तो डीपी करवा रही हूँ मैं चीजें, वैसे तो फटाफट होनी चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, देखो याद रखिएगा। अब आ गया, अब जो छोटा यूनिट है उसे हम सार्कोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोमर। और अगर पूछा जाए पूरी मसल प्रोटीन तो कौन सी होती है, मायोग्लोबिन। सार्कोमर में याद रखिएगा, इसमें दो बैंड में बंटा होता है। पहले तो बैंड याद रखिएगा, आई बैंड और ए बैंड। ए बैंड में होता है जेड जोन, जैसे स्लाइडिंग दरवाजा होता है ना, ऐसा खुलता है, और जब बंद करना हो तो ये इसके पीछे आ जाता है, वैसे ही हमारे ये भी मसल का काम करती है। एच बैंड में गैप होता है, वो क्या करते हैं, अगर हम किसी को स्ट्रेच करें मसल को, हाथ को जैसे हम नीचे मोड़ रहे हैं, ऊपर मोड़ रहे हैं, तो ये कंबाइन कर जाता है, और जब इसको खोलना हो पूरा तो ये स्लाइडिंग से इधर को आ जाएगा, ऐसा होता है। एच जोन का काम ये होता है। तो ए बैंड के बीच में होता है एच जोन, और आई बैंड के बीच में होता है जेड जोन। अच्छा, किसे हम लाइट बैंड के नाम से जानते हैं, ए या आई बैंड, किसे हम लाइट बैंड के नाम से जानते हैं। ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक, डार्क बैंड, और आई बैंड लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक, ठीक है, याद रखिएगा। और आई बैंड के बीच में होती है जेड लाइन, ठीक है, और ए आई ए ऐसे बैंड चलते हैं, और एक आई के बीच में जो गैप होता है जेड, और दूसरे आई के बीच में जो गैप होता है, उन दोनों के पूरा ए बैंड को कॉम्बिनेशन, और हाफ आई एक साइड से, हाफ आई एक साइड से, तो उसे हम बोलते हैं सार्कोमर यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात,
किसे प्रोटीन कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मदद करती है, एक्टिन, मायोसिन, दो होती हैं। एक्टिन के अंदर 3 पार्ट आते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन एंड एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को हम ग्लोबुलर बोलेंगे। दूसरा है मायोसिन। याद रखिए किसे हम थिन बैंड बोलते हैं, किसे हम थिक बैंड बोलते हैं। तो मायोसिन है थिक बैंड जिसमें 2 एंड होते हैं, एक हेड हैवी मीरोमाइसिन और दूसरा शॉर्ट टेल लाइट मीरोमाइसिन। जैसे कि ये हमारी पूरी ये है ना, जैसे गुथ करते हैं तो लास्ट का सिरा ओपन हो जाता है, वो खुला होता है। तो जो हैवी वाला हेड पोर्शन होता है वहां से अटैच होती है 3 एक्टिन एक के साथ, 3 एक्टिन दूसरे के साथ। तो ऐसे करके ये 6 एक्टिन बनती हैं एक मायोसिन के साथ। ये याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप की है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन लाइट बैंड में होती है, मायोसिन डार्क बैंड में होती है क्योंकि ये थिक होती है। ठीक है, इसमें जेड लाइन होती है, इसमें एच जोन होता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, इससे पूछा जाता है एच जोन कहाँ पे होता है, जेड जोन कहाँ पे होता है, लाइट बैंड किसे बोलते हैं, डार्क बैंड किसे बोलते हैं, मायोसिन थिक होती है या थिन होती है, एक्टिन क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन इससे बार बार पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आ सकता है लाइट बैंड कौन सा है, डार्क बैंड कौन सा है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। ऐसे क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आती है स्मूथ मसल फाइबर, विसरल मसल्स कौन सी आती हैं, स्मूथ मसल, विसरल मसल्स जो कि हमारे बॉडी के और अब सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखिएगा। फिर आती है कार्डिक मसल जो हार्ट में होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, ये याद रखिएगा। और स्टडी ऑफ ए बॉडी मूवमेंट हो हम कानेसियोलॉजी बोलेंगे, और मसल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी जितनी होती हैं वो रहती हैं 639। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी बोन्स उसमें होती हैं, बाद में तो 206 होती हैं, ये तो सबको पता है। 300, राइट, कितनी होती है, 300, याद रखिएगा। और अब जो एडल्ट बन जाता है तो एडल्ट में 206 बोन रहती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो नाउ अब जो हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो 2 टाइप के आते हैं, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। कौन कौन से आते हैं, अपेंडिकुलर, एक्सियल। एक्सियल में आपके स्कल, चेस्ट एंड वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। अपेंडिकुलर में शोल्डर, आर्म, हैंड, फुट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो बोन्स के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। स्टडी ऑफ ए बोन, ऑस्टियोलॉजी, बोन के बनने को प्रोसेस को ऑसिफिकेशन, हार्डेस्ट टिश्यू बोन है और सॉफ्टवेयर टिश्यू हमारा ब्लड आ जाता है, और हर्ट बोन की कवरिंग पेरीओसिनियम, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्टियम। फिर फिर बस ये याद रखिएगा कि ऊपर वाले हिस्से को हम एपिफाइसिस बोलेंगे, फिर नीचे वाले को मेटाफाइसिस एंड मिडल वाले को डाईफाइसिस के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका 4 पार्ट पढ़ते हैं हम इसके। एक पेरिस्टियम, आउटर लेयर, फिर मैट्रिक्स, फिर एंडोस्टियम एंड बोन मैरो। बोन मैरो में आपको पता है ब्लड बन रहा होता है। सो अब हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 चीजें इसमें काफी टाइम से पूछी जा रही हैं, वोल्केमेनल कैनाल क्या है, हावेस्टियन कैनाल क्या है, और तीसरी कैनल कुली क्या है। कैनल कुली किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा कैनल कुली किससे रिलेटेड है। तो देखो, एक होती है ट्रांसवर्स साइड से, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल साइड से। जैसे कि आप ये देखोगे, ये है, ठीक है, एक है जो यहां से कनेक्ट हो रही है, एक ये, जैसे हमारी बोन है ना जैसे दिख रही है, ये ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में है। तो अब जो ऐसे से पूरा पोर्शन बना हुआ है, ठीक है,
तो अब उसमें क्या रहता है, तो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल रहती है और एक ट्रांसवर्स कैनाल रहती है। क्या रहती है? एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है और एक ट्रांसवर्स कैनाल रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो राइट, सो याद रखिएगा अगर पूछा जाए, देखो एक सीधी सीधी लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स, तो जो ट्रांसवर्स होती है वो वॉल्केमन कैनाल है, यहाँ पे लिखा है। दो ही चीज ज्यादा नहीं याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, वॉल्केमन कैनाल कौन सी है। और ये ना ऐसे ऐसे सर्कल बने हैं, और जो सर्कल पूरा एरिया है उसे हम लैमिना बोलेंगे, और ये छोटे छोटे जिस पॉइंट से जुड़ा है उसे हम कैनल पुली के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। हैविस्टन सिस्टम क्या है, ऐसे राउंड राउंड सिस्टम है, और उसमें जो जुड़ा हुआ है ट्रांसफर सेक्शन वो वॉल्केमन कैनाल है, और राउंड राउंड को जो कंबाइन करता है उसे हम कैनल पुली बोलेंगे। तो तीन चीज चार चीजें आपको याद रखनी है बस। राइट, पिक्चर बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, इस चार्ट को आपको माइंड में रखना है। सोनिया मैम आपका कैमरा ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया। सो चलिए नाउ अब बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। 206 बोन के बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में बांट है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में आपके स्कन, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम आते हैं। अपेंडिकुलर में गिर्डल एंड लिम्ब बोन आते हैं। अब स्कल, अब एक्सियल देखो ये भी याद रखना है, एक्सियल में कितनी होती हैं टोटल, 80 बोन्स और 87 चिल्ड्रन में होती हैं। याद रखिएगा, स्कल बोन 29 होती है, टोटल स्कल बोन 29 होती हैं। मैं अभी पूछने वाली हूँ कि किसमें कितनी बोन होती है, आपको ना ये चार्ट अपनी नोटबुक में बना लेना है शॉर्ट फॉर्म में। लास्ट दिन आपकी क्लास नहीं होगी, पर लास्ट दिन आपको ये जो छोटे जो अपने तरीके से जो नोट्स बनाएंगे या जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, वो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। राइट, सो स्कल बोन 29 बोन्स होती हैं, जिसमें कि क्रेनियल 8 बोन, फेशियल 14 बोन। फिर अब क्रेनियम में भी पढ़ोगे, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्यूपिटल, 1 स्फेनॉइड एंड 1 एथेमॉइड। फेशियल बोन, वैसे आज तक इसके नाम नहीं पूछे गए हैं, पर अगर आपको याद रखने होंगे तो याद रखिएगा। 2 नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेरककाई, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, जाइगोमैटिक एंड पैलेटिन। ये याद रखिएगा, 14 फेशियल बोन्स है। अब उसके बाद 3 ईयर बोन्स आ जाती हैं, और 3 दोनों साइड हैं तो 6 होगी, और उसके बाद 1 हायोइड होती है, जो कि ये देखो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करती है हमारे नीचे वाले पोर्शन को। सो ऐसे करके देखो 8 फेशियल, ठीक है, 8 फेशियल, सॉरी 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, 6 ईयर ऑसिकल, 1 हायोइड, तो टोटल हमारे पास 29। तो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब आती है हमारे वर्टिबल कॉलम की, इसमें रहती है 27 बोन्स। फर्स्ट सर्वाइकल 7 बोन्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फर्स्ट बोन एटलस बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम यस बोन के नाम से भी जानते हैं। फिर एक्सिस, ठीक है, सेकेंड सर्वाइकल। तो टोटल सर्वाइकल बोन कितनी होती है, 7। क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8। सीसी से 2 वर्ड है ना तो भूल जाते हैं। फिर थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक आ जाती है 12 बोन। चेस्ट रीजन में जो बोन्स होती हैं वो 12 बोन्स आ जाती हैं। फिर आती है लंबर वर्टिब्रेट 1 से 5। फिर सैक्रल 5 होती हैं, बच्चे बच्चा पैदा हो जाता है, ग्रो कर रहा होता है तो वो फ्यूज हो जाती है, 5 की एक ही बन जाती है। फिर कोकाई, कोकाई 4 बोन होती हैं, बाद में फ्यूज होके 1 बन जाती हैं, इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C7, TH12, L5, S5, CO4।
क्योंकि किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी को भी हम मिस नहीं कर सकते। रिब्स की बात करें 12 पेयर है। कई देखो इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, पेयर और नंबर। पेयर पूछा जाए तो 12 और नंबर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो नंबर आ जाएगा आपका 20, सॉरी 20 बोल रही हूँ, 24 आ जाएगा, राइट। सो देखेंगे सबसे पहले ट्रू रिब्स 7 1 to 7, फॉल्स रिब्स 8 9 10 और फ्लोटिंग 2 पेयर। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कितने पेयर हैं, 2 पेयर 7 पेयर 8 पेयर या कितने नंबर में होती हैं, तो ये भी याद रखें। बीच में ये सारी केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ना होता है पूरा जाला जैसा, वैसे ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है रिब्स। बीच में स्टर्नम से ये जुड़ी होती है, एक साइड से स्टर्नम से चेस्ट साइड से और बैक साइड से वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है। पूरा ये जाला बनाता है और इसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है अपेंडिकुलर 126। तो जल्दी से बताएंगे कितनी बोन, स्कल बोन कितनी होती है टोटल। टोटल स्कल बोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टोटल स्कल बोन, राइट। फेशियल बोन कितने पेयर, 14, ठीक है। हाइवाइड 1 और एटलस का अदर नेम, फर्स्ट सर्वाइकल का नेम एटलस बोलते हैं, उसका अदर नेम, राइट, यस। चलो अब बढ़ते हैं अपेंडिकुलर पे 126। अब देखो इन चीजों को ना साथ साथ बोलो। देखो मेन है कि अगर आप इस टाइम पे क्लास लगाने बैठे हो तो आपको फायदा भी हो, ऐसा ना हो कि ठीक है लगा रहे हैं बस हो गया। देखो एंड टाइम में है, इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ, हर चीज ही करवा रही हूँ। जो चीज मेरे को लगता है कि थोड़ा भूल सकते हैं उसको मैं डीप करवा देती हूँ, और जो चीज हो सकता है कि इजी है तो वो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सो ओवरऑल अगर आप इन वीडियोस को भी 1 से 2 बार देख लोगे ना, और आपको आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, माना नोटबुक से, इन वीडियोस को ही 1 2 बार देख लो, आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन। गिडल आती है, फिर लिम्ब बोन आती है। गिडल में पैक्टोरल एंड पैल्विक। पैक्टोरल मतलब शोल्डर बोन, ठीक है। शोल्डर में क्लैविकल, कॉलर बोन, जो हम सीधी जो बोन आप फील करोगे, टच करोगे वो। अब देखो आप पीछे थोड़ा सा हाथ हिलाओ, पीछे को मोड़ो, तो एक ट्राइंगल टाइप की बोन बनी होती है, उसमें स्कैपुला बोलेंगे, याद रखिएगा। क्लैविकल, कॉलर बोन, कॉलर बोन के नीचे होते हैं स्कैपुला, ये है शोल्डर गिल्डर। पैल्विक, इसकी मदद से तो हम बैठते उठते हैं। तो 3 हिस्से आते हैं, इलियम, प्यूबिक नर्व एंड इस्थमस बिलो में। ये 3 है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी लिम्ब मतलब हाथ और पांव की। सबसे पहले हाथ, फील करो खुद पे कौन सी बोन है। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते, उनको पढ़ाते रहो। प्लान टू रीच शिमला फ्रॉम, ये तो पता नहीं, कांगड़ा से शिमला, शिमला फ्रॉम कांगड़ा। देखो अगर शिमला से कांगड़ा आना है तो आपको क्रॉस बिलासपुर करना पड़ेगा। बिलासपुर के बाद कांगड़ा को 3 to 4 आवर लग जाते हैं। आई थिंक 5 to 6 आवर, 7 आवर, डिपेंड करेगा रूट कौन सा है, और मौसम आजकल कोई पता नहीं है, तो 8 आवर तो आप रख ही लो, 7 to 8 आवर, मतलब सेम ही बात है, कांगड़ा टू शिमला या शिमला टू कांगड़ा 7 to 8 आवर अप्रोक्स, है ना। क्योंकि मौसम का भी कोई पता नहीं है, मतलब पूरा दिन नहीं लग जाएगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ चलो फोर लिम्ब की बात करें तो 30 बोन्स आती हैं। सबसे पहले अपने हाथ को फील करो, तो सबसे पहले ऊपर है जो बाइसेप ट्राइसेप बोलते हैं, वहां पे जो बोन होती है वो ह्यूमरस है। नीचे 2 बोन्स आती हैं, रेडियस एंड अल्ना। अल्ना के बाद जब आप हाथ को जहां पे घड़ी पहनते हो वहां पे आती है 8 बोन्स, जिसे हम व्रिस्ट बोन, कार्पल्स बोलेंगे। कार्पल के बाद जब आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी बोन अराइज हो रही है, और वो 5 बोन्स आती हैं, मेटाकार्पल्स। उसके बाद छोटी छोटी उंगलियों में जो बोन है वो टोटल 14 बोन्स आती हैं, फेलेंजन, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर वैसे ही हाइंडली पाँव की बोन्स आ जाती हैं, जिसमें फीमो लॉन्गेस्ट बोन,
सो और नीचे आती टिबिया एंड फेबुला, उसके बाद पाँव, पाँव के बाद छोटी छोटी बोन्स होती हैं एडी के पास, 7 बोन्स रहती हैं, टासस बोलेंगे। फिर उसके बाद मेटाटार्सस 5 बोन, फिर टोज की बोन मतलब पूरा उंगलियों की बोन तो पोटन। तो ऐसे करके हमारे पास 126, तभी तो बोल दिया ये सारी चीजें मैंने इतनी सी जगह पे लिखी हैं। तो फर्स्ट चार्ट देखोगे यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं, बस इसमें यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना टोटल कितनी है। ठीक है, इससे आप चीजों का पता लगा सकते हो, मतलब याद रख सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं। सो नाउ अब ज्वाइंट्स, आपको पता है हर किसी बॉडी के पार्ट को आप अलग अलग तरीके से नहीं मूव कर सकते, किसी बॉडी का हर पार्ट एक पर्टिकुलर तरीके से ही मूव होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि आप बॉडी का मन चाहे कि किसी भी पार्ट को घुमा लिया, कैसे भी घुमा दिया, ऐसा नहीं होता। बॉडी के हर पार्ट को मूव करने के लिए हमें स्पेसिफिक तरीका ये अपनाना पड़ेगा। तो 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स आते हैं। कई बोलते हैं ना घी नहीं खाना चाहिए, ये होता है, मोटे होते हैं, पर घी ना हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, फ्लूइड होता है, और अगर घी खाएंगे तो ये फ्लूइड है, ये लुब्रिकेशन के काम करता है। और कोशिश कीजिएगा अगर घर का घी मिले तो वो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, बट वो आपको फायदा देगा। और ऐसा मत सोचना कि घी से मोटे ही होते हैं, बट घी हमारे बोन्स को लुब्रिकेशन में मदद करता है, क्योंकि जैसे कईयों को घुटने में दिक्कत होती है, ये लुब्रिकेशन फ्लूइड कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो स्मॉल अमाउंट में, नॉट टू मच, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा लेना, बट भैया ज्यादा अमाउंट में कुछ भी हानिकारक होता है। तो वो फ्लूइड के लिए भी एक नेचुरल जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो घी बड़ा रोल प्ले करता है। डालडा भी अपने अच्छे है, कभी कभी दोनों चीजें अच्छी हैं। ठीक है, हाँ, टू इम्प्रूव ग्रीस, और डालडा बहुत कम यूज करते हैं आजकल सारे, पर थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। डालडा घी अच्छा होता है, रिफाइंड वगैरह से तो अच्छा होता है। अब कितना ही प्योरिटी उसमें होती है ये तो हम आजकल तो प्योर कोई चीजें नहीं है, बट हाँ स्टिल वो इम्पोर्टेंट होता है, ये जॉइंट्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। स्मॉल अमाउंट में हमें डेली थोड़ा सा हाँ, रिफाइंड तो सबसे खतरनाक होता है ना। सो चलिए अब पढ़ते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट की मूवमेंट के लिए, दर्द दुर्द होती है ना, तो उसमें उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे कि अब सोचेंगे बुजुर्ग होके खाएंगे, बुजुर्गों में जितनी एज बढ़ती जाएगी डाइजेस्ट ही नहीं होंगी चीजें, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। तो नाउ अब बात करेंगे फाइब्रस ज्वाइंट, जो हार्ड ज्वाइंट होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेज ज्वाइंट तो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। अब हम मूवेबल ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। शोल्डर के पास हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, ये याद रखिएगा। देखो हाथों को हम ऊपर सीधा ऊपर मतलब ऐसे मूवमेंट होती है तो हिंज ज्वाइंट होते हैं। अब हमारे जो वर्टिबल, आजकल ना सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई मतलब दर्द, सर चकराना बिना बात के, ये सर्वाइकल की दिक्कत है, याद रखिएगा। जैसे ये ना ज्यादा झुक के ऐसे मतलब सर के मतलब झुक के पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। सो वहां पे ज्वाइंट होता है पिवोट ज्वाइंट, जो एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। अब देखो इस चीज को पढ़ने के लिए अपनी पूरी बॉडी को फील करो। अब देखो क्लास के बाद पता क्या करना है आप, अच्छा हाथ है, उंगलियां हैं, अच्छा ये ज्वाइंट होता है, ये वाला है तो ये ज्वाइंट होता है, अच्छा मेरे सर में इतने ज्वाइंट होते हैं, अच्छा मेरे फेस पे इतने ज्वाइंट हैं, रीढ़ की हड्डी अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे आप खुद जो पतला इंसान होता है ना उसके कर्व पीछे बोन्स को आप देख सकते हो कि कैसे मतलब शेप दे सकते हो, थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, अपने रिब्स को फील कर सकते हो। हाँ, जिसमें चर्बी ज्यादा है वो तो नहीं फील कर सकता, पर जो पतले हैं, अब हम जैसे लोगों में तो नहीं पता लगेगा, पर छोटे बच्चे जो थोड़े पतले हैं उनको या वो ऑब्जर्व कर सकते हैं रिब्स की बोन्स को, राइट। तो ग्लाइनिंग जॉइंट मतलब ऐसे अगर चेक करना हो तो वो फील कर सकते हैं कि कैसे रहती है मूवमेंट। तो राइट, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स इन wrist एंड टार्सल्स इन एंकल्स में होती है सैंडल जॉइंट, जो मेटाकार्पल्स में रहती हैं एंगुलर जॉइंट, जो कि wrist की मूवमेंट में मदद करते हैं। राइट, ये कुछ जॉइंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सो नाउ ये देखो पिक्चर भी है, फाइब्रस जॉइंट,
कहाँ मूव करता है ये? यहाँ पे पिवोट जॉइंट खुद फील करो, टच कर लो कहाँ पे क्या जॉइंट है। ठीक है, सैंडल जॉइंट यहाँ पे है, हिंज जॉइंट यहाँ पे है, प्लेन जॉइंट यहाँ पे है। अब इससे रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं, अर्थराइटिस, कॉमन डिजीज जो ओल्ड एज में होती हैं। देखो एक होता है ना हड्डियां जो है, वो आपको पता है कि हाँ मतलब उसमें भी चीजें होती हैं, तो अगर उसकी थिकनेस बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम है। और ओल्ड एज में मेन प्रॉब्लम होती है कि वो जो हमारे बोन्स होती हैं ना, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो बोन से रिलेटेड जो भी है नीचे डिग्रेड हो रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल फिल हो रहा है, वो अर्थराइटिस के अंदर आता है। जैसे कि रूमिनेंट अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाएगी सिनोवियल मेम्ब्रेन की, डिग्रेडेशन हो जाएगी चेंज की, तो उसको ऑस्टियोथ्रोसिस। गोइट में यूरिक एसिड फिल हो जाता है, घुट्नों में दर्द होती है ना, यूरिक एसिड बढ़ गया, सूजने लग जाते हैं हाथ पांव, वो ऑस्टियोपोरोसिस, डेंसिटी डिक्रीज होती है। देखो मैंने बोला था ना, डेंसिटी बढ़ जाना, डेंसिटी कम होना दोनों ही है। तो इंसान मर जाता है ना तो भारी हो जाता है, तो उसमें बोलते हैं रिगर मोर्टिस, जिसमें कि ना एक्टिन एंड मायोसिन क्रिस क्रॉस हो जाती है, इसकी वजह से ये होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, हमारी मसल फाइबर ही रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो कभी ना अगर आपको फील हो हमारी लाइफ क्या है क्या नहीं है, तो हमेशा ये सोचना लोगों को दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कई अपने शरीर से ही सफर कर रहे हैं, कोई बीमारी, कोई कैसे, किसी को ऐसे ऐसे डिजीजेस हैं कि हम उनको देख ही नहीं सकते कि ऐसे डिजीजेस हैं, कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, ऐसे है फिर भी वो जी रहे हैं। तो कभी भी अपने लाइफ से लेके कि कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा माइंड में है ना, तो हमेशा देख याद रखना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना अपना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। टैटनी, सस्टेने, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है कई बार एकदम ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा, जिसको हम नॉर्मल कनकेर वगैरह भी बोलते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की। ठीक है, ये होती है। और टेटनी सोइल से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। ओवरऑल 25 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हर बार आया ही आया है। अब चलिए नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काफी बड़ा चैप्टर है। आई, ईयर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो काफी लंबा चैप्टर बन जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। हमारी बॉडी का कंट्रोल दो सिस्टम में होता है, एक नर्वस कंट्रोल और एक हार्मोनल कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं। देखो मूड नहीं कर रहा तब भी हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आप खुद ऑब्जर्व करना, आपने सोचा पढ़ना है, चलो एक आधा फोन स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस देखने लगते हैं तो या रील्स देखने लग जाते हैं, तो वो एकदम से हमारा ना डोपामिन को एकदम से एक्टिव कर देता है, हैप्पी हार्मोन है, जिसकी वजह से अब फिर पढ़ने लगे ना तो 10 मिनट पढ़ पाएंगे और फिर ना बोर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते। तो वो इसलिए होगा क्योंकि जब हमने वो रील्स देखना स्टार्ट किया ना, ये सभी को डिस्ट्रैक्ट, आपकी बात नहीं है, मेरी भी बात है, सभी की ये बात है, पर इसको कंट्रोल करना बड़ा टफ है। फोन पकड़ लिया तो होगा ही, ये चीज तो नेचुरल है। और फोन ना हमारे मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। 30 सेकंड की हम रील देख रहे हैं, 20 सेकंड की देख रहे हैं, एक में रोना, एक में हंसी, एक में स्ट्रेस, एक में मोटिवेशन, 30-30 सेकंड में हमारा इमोशन कंट्रोल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल लेवल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एनिमी तो है बट भैया ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये क्वेश्चन बड़ा पढ़ते हैं, तो अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सो इसी की वजह से देखो हम कनेक्ट कर पाए, पढ़ पा रहे हैं, इतना इजी है, वरना इस टाइम पे क्लास लगाना, इंस्टीट्यूट में जाना मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो घर पे बैठ रहे हैं, फायदा और नुकसान दोनों हैं, डिपेंड। वैसे ये तो सबके साथ ही होता है। तो पता है ये क्यों करता है? क्योंकि डोपामिन सिक्रेट हो गया, तो उसकी वजह से हमारा, फिर हम पढ़ने पे देंगे, पढ़ने पे हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से हमारा लेवल रह जाएगा और हम पीछे भाग जाएंगे। इसलिए कोशिश करना, मतलब ये कर सकते हैं कंट्रोल करना। हाँ, सभी की यही प्रॉब्लम है, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, ये एडिक्टेड, क्योंकि वो हम इतना स्क्रॉल कर देते हैं, इतना देख लेते हैं, और उसकी वजह से
हमारा मूड खराब होता है। मूड क्या, किसी को देखेंगे यार इसके पास ये भी है वो भी है, अच्छा ये खुश है, ये यहाँ गए हैं वहां गए हैं। बेशक खुद देख लो, खुद जब हम कहीं जाते हैं तो हम फोटो खिंचाने के लिए स्माइल कर देते हैं, ऐसे चाहे रो रहे हैं, दर्द हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वैसे उनकी लाइफ भी होती है, सभी की लाइफ ऐसी चलती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में खुश रहो। ये है सबसे खुश रहना ना, सोशल मीडिया बंद कर दो 1 वीक के लिए, पेपर तक के लिए एटलीस्ट, वरना ज्यादा माइंड फ्लक्चुएट होता है। जो भी एग्जाम की तैयारी करता है ना, सबसे पहले सोशल मीडिया को दूर भगाता है। आप भी कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा हमारे मेंटल लेवल पे। कुछ दिन ना देखो, इतनी लाइफ स्मूथ चलेगी ना, ठीक है, बहुत स्मूथ चलेगी लाइफ। जैसे कि बीच में इंस्टा फेसबुक ये सब कुछ बंद कर दिया तो ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ है, खुश है, खा रहे पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं रोज का, बस और कुछ नहीं है। ऐसा होता है। और जिस दिन चेक कर लिया यार ये यहीं पे भी गया, ये यहाँ पे भी गया, कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, वो है, वो हो जाता है। चलो, ये तो चलो साइकोलॉजी कंसेप्ट है, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप से कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। किसी में ये 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटोनोमिक को हमने पेरिफेरल में कन्वर्ट कर दी बांटा है, किसी किसी में तीनों में है। तो चाहे आप कैसे भी आपको याद रखना है आप देख सकते हैं और वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे पीएनएस। इसमें 2 टाइप के फाइबर्स आते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट का काम होता है ट्रांसवर्स टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और पीएनएस में दूसरा आता है हमारा, ठीक है, सो दूसरी चीज आती है हमारी पीएनएस में इफरेंट। देखो क्योंकि हमने टच किया फील किया, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, हमसे बॉडी को इन्फॉर्मेशन जा रही है, नहीं इसको टच नहीं करना है, तो एफरेंट का काम होता है टिश्यू से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इफरेंट का सीएनएस से अच्छा ठीक है ऐसा हुआ, चलो अब ऐसा किया जाए, तो ये पहुंचाता है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से है, जैसे कि ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक में, ऑटोनोमिक में फिर पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में बंटा हुआ है, ठीक है, जैसे मर्जी आपको याद रखना है वैसे रख सकते हैं। अब जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट आता है, सबसे बड़ा सेल आता है, वो न्यूरॉन आता है। और न्यूरॉन की सबसे लो रीजनरेशन पावर भी रहती है, ऐसा नहीं कि इंप्रूव नहीं कर सकते, कर सकते हैं। न्यूरॉन के 2 पार्ट आते हैं, मतलब एक साइटॉन सेल बॉडी ये वाला हिस्सा, और एक फाइबर्स जो कि नेटवर्क पहुंचाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो हम ये जो साइटॉन पोर्शन है इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है यानी कंट्रोलिंग सेंटर है, न्यूरोफाइब्रिल इसमें होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं राउंड लाइक स्ट्रक्चर, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। आपको पता है जब हम ज्यादा रील्स वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, देखो अगर ये कनेक्शन सीधा सीधा है तो हमारी इंफॉर्मेशन पक्की पहुंचेगी, प्रॉपर अच्छे से पहुंचेगी। जब अब देखो ऐसे धागा खुद बंध जाए ऐसे 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 ऐसे, तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। जैसे हम इतनी ज्यादा अपनी चीजें माइंड में डालते हैं ना, कोई ये चीज वो चीज, तो ऐसे हमारे क्रिस क्रॉस बन जाता है नेटवर्क का, तो जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच ही नहीं पाती है। ये है, और बोला जाता है हम न्यूरल कनेक्शन को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी एज में, थ्रू आप गेमिंग खेल के, थ्रू आप वेरियस चीजें करके। सो क्वेश्चन आता है न्यूरोफाइब्रिल नेजल ग्रैनुल किसमें होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, नर्व प्रोसेसेस, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। डेंड्राइट ये आ गए, अब ये यहाँ पे नेजल ग्रैनुल है, और साथ में क्या है, नेजल ग्रैनुल्स है और न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। तो साइटोन बॉडी में ये होते हैं तो डेंड्राइट में भी ये होते हैं, ये चीज याद रखनी है। तो राइट, सो एक्सॉन में ग्रैनुल्स नहीं होते, बस इतना सा याद रखते हैं, किसमें ग्रैनुल्स होते हैं किसमें नहीं होते, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। सो राइट, अब न्यूरॉन है। सो न्यूरॉन कितने टाइप का है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टाइप के, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं, ये याद रखिएगा। सो अब न्यूरॉन जो नर्व फाइबर है, अगर वो कवरिंग है उसमें तो उसे माइलेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे,
और अगर वो अनकवर्ड हैं तो उसे हम नॉन माइलेटेड बोलेंगे। अगर वो कवर्ड हैं तो उसमें नोड ऑफ रेनिवर और इंटरनोड होते हैं, और अगर नॉन माइलेटेड हैं तो उसमें दोनों चीजें नहीं होती। बस इतनी सी चीजें आपको यहां याद रखनी है। अब आता है हमारा कि जो न्यूरॉन का एंड पॉइंट है ना, ये देखो यहाँ पे, ये इसके साथ दूसरा पॉइंट अटैच होता है। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। इसमें फ्लूइड होता है, और अगर ये फ्लूइड प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर चीजें हो रही हैं, तो ये फंक्शनिंग अच्छे से कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस बोलते हैं पूरे। पहले उससे पहले वाला, जो पहले वाला न्यूरॉन होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर बीच वाले हिस्से को हम सिनेप्टिक लिफ्ट बोलेंगे, और नीचे वाले को पोस्ट सिनेप्टिक बोलेंगे। अगर ये जो गैप है, इसमें फ्लूइड अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, हाईली एक्टिव है, तो इंफॉर्मेशन फटाफट पहुंचेगी। तो दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, एक केमिकल, एक इलेक्ट्रिक। केमिकल नॉर्मली ह्यूमन में पाया जाता है, और इलेक्ट्रिक बहुत फास्ट होता है, ये नहीं पाया जाता। बस इतना सा याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जल्दी से बताएंगे ह्यूमन के ब्रेन का वेट कितना होता है? ह्यूमन वेट, ब्रेन, सोचो कितना आप बाहर लेके चलते हैं अपने सिर का। देखो, ब्रेन हमारे तीन पार्ट में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हर ब्रेन का देखो, तभी तो बोला जाता है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों का रोल प्ले सेम होता है, और तीन टाइप की लेयर इसमें होती है। राइट, 1200 से 1300 या 1400 रेंज सेम होती है, मतलब 1.3 ग्राम या 4 ग्राम, ऐसे जैसे पेपर में ऑप्शन में देख लेना, 1.2 पॉइंट डिफरेंट होगा, तो ये मत सोचना कि पता नहीं क्या पूछ लिया, वो वैसा जैसे ही रहेगा। सो आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर आर्किनोइड, इनर लेयर में पाई मैटर प्रेजेंट होता है। पूछा जाता है पाई मैटर कहाँ होता है, ड्यूरा मैटर कहाँ होता है, आर्किनोइड कहाँ होता है। फिर 13 से 14 से इसका वेट होता है ग्राम में, और 1.3 1.4 ग्राम केजी में वेट होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखो, हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट। सो अगर हम राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं, तो यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, राइट हैंड वर्क कर रहा है। तो डिपेंड ऑन कि हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एक्टिव होते हैं। तो बोलते हैं दोनों तरीकों से हमें एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम बॉडी का एक ही पार्ट को यूज करेंगे तो हम उतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो आप राइट हैंड से काम करते हो लेफ्ट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड से करते हो राइट हैंड से करो, ऐसे ही हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ नया जा रहा है, कुछ नई चीज हो रही है, चलो करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में याद रखिएगा काफी ज्यादा है। चार पार्ट आते हैं इसमें, फ्रंटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, पैराइटल एंड टेम्पोरल। और फ्रंटल लोब थिंकिंग के लिए, देखो सर हाथ रख लो, चाहे फ्रंटल इंफॉर्मेशन जा रही है, तो थिंकिंग प्लानिंग इसके लिए। पैराइटल लोब साइड में सेंसेस बेस्ड। टेम्पोरल ये मेमोरी से रिलेटेड है। ऑक्यूपिटल कानों के सीधा पीछे होता है और आंखों से पीछे होता है, तो विजन के लिए होता है। तो हमारे हर पोर्शन को, ब्रेन को हमें एक्टिव करना पड़ता है, तभी तो हमें चीजों को सीखना को बोलते हैं, कैसे सीखो, मतलब अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। याद रखिएगा, ब्रेन ना कभी भी नहीं थकता नई चीजों सीखने से, हम खुद थकते हैं जानबूझ के। कि देखो, रील देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, हमेशा ये सोचता है कि क्या सीखा इससे, क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या कुछ हुआ। तो जब आपको आपको कुछ दिन ये करोगे ना कि अच्छा इस मूवी से तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम, या आप सीखने के अच्छा ठीक है मूवी से ये चीज मिली, ये पॉइंट मिले सीखने को, ये चीजें हुई, तो उससे ग्रोथ होगी ही होगी, कि ये चीज सीखने के पर्पज से करो। फोर ब्रेन, प्रोसेनकाइमा, ऑल फैक्ट्री पार्ट जो सेंसेस के बेसिस पे। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट आता है, 80% एरिया घेरता है। राइट एंड लेफ्ट दोनों से जुड़ा होता है। अब जैसे कि जिस पॉइंट से जुड़ा है उसे हम कॉर्पस कैलोसम बोलेंगे। तो अब सेरिब्रम स्फीयर, पेरिफेरल पोर्शन, सेंसरी एरिया, ग्रे मैटर उसमें होता है, फिर डीपर पार्ट, व्हाइट मैटर इसके अंदर होता है। फंक्शन, वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है।
वॉलेंट्री क्या होते हैं? जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, उनको ये कंट्रोल करता है। सेंसरी को कंट्रोल करता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इन सबको ये कंट्रोल करता है। थैलेमस टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, बीपी, थर्स्ट, स्वेटिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। इसमें नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक चियाज्मा। इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमेगडेला, हिपोकैम्पल एरिया। एमेगडेला इमोशन के लिए है, हिपोकैम्पस मेमोरी के लिए, ये याद रखिएगा। कौन सा है इमोशन के लिए? एमेगडेला। कहां पे होता है ये? हाइपोथैलेमस। ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि हम डिजिटल के साथ जुड़े हुए हैं। देखो ब्रेन, देखो मैंने जब ये चैप्टर डीप करवाया था, अभी तो मैं हर चीज नहीं समझा सकती कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि हमने पूरा अगले चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं। तो उस टाइम पे मैंने चीजें बताई थी कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। सो वीडियो देखने में ये सभी की प्रॉब्लम है। वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कोई और एक्टिव है, और उसके साथ साथ हम चीजों को नोट डाउन करते हैं। और जब पढ़ने की बात आती है, तभी तो मैंने एक चीज बोली थी कि जब आप मतलब पेपर में हम अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सारे आंसर करोगे, वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आंसर है। वो इसलिए क्योंकि हमें अब आदत नहीं बची है कि जो रिटर्न वाली चीजें हैं उनको हम टिक कर पाए, वो उसको पढ़ पाए। पढ़ने का पेशेंस कम हो चुका है, क्योंकि मूवी वीडियो देख रहे हो, कोई नोवेल पढ़नी है, कोई स्टोरी सुननी है, कोई कुछ भी देखना है, कोई बुक रीड करनी है, सारी ऑडियो बुक्स हैं। तो उसमें हमारी मतलब जो पढ़ने की ताकत है वो कम हो रही है। इसी वजह से लोगों में पेशेंस भी कम हो रहा है। इसलिए तभी तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार खुद देखो, कि वर्डिंग पढ़ो, क्योंकि अगर टफ है, बोरिंग लगेगा, बट यही फायदा देगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये सभी की प्रॉब्लम है। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं पढ़ा रही तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अभी मैं पढ़ाऊंगी या मैं कोई वीडियो देखूंगी, माना कोई पढ़ने की है, तो मैं एक्टिव होंगी, पर जब मेरे को खुद पढ़ने की बात आई, तो मैं आज पढ़ रही थी तो 1 घंटे में मेरे को नींद लग गई, और वीडियो चाहे मैं 2 घंटे की देख लूंगी, पढ़ने वाली ही चाहे। ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। सो ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमें आदत नहीं बची है ना वो पेपर से पढ़ने की, और इसी चक्कर में मात खाते हैं फाइनल पेपर में, राइट। तो याद रखिएगा, मेमोरी के लिए कौन सा हिप, और याद रखिएगा अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा, हमें गेम्स खेलनी पड़ेंगी, हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा कि ये काम कैसे कर सकते हैं, हमें सोचना पड़ेगा एक काम को मल्टीपल वे में करने में। जब जिस भी काम को आप मल्टीपल वे में करने की सोचोगे, धीरे धीरे डेली बेसिस पे ये करेंगे, हमारा ब्रेन एक्टिव होता रहेगा। लिम्बिक सिस्टम रहता है हाइपोथैलेमस का, जो कि हमारे इमोशन, जॉय, सॉरो को कंट्रोल करता है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में डाइसेफ्लॉन, दोनों जॉइंट को डाइसेफ्लॉन बोलेंगे, जिसके एंटीरियर पार्ट में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और पोस्टीरियर साइड में पीनियल बॉडी होती है, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्या कंट्रोल करता है, ऑप्टिक चियाज्मा किससे रिलेटेड है, एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, सारे। मिड ब्रेन में आपने ज्यादा नहीं याद रखते हैं, मिडल पार्ट का सिर्फ कॉम्बिनेशन का काम है। तो इसमें सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है, और मिड ब्रेन में कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा, याद रखिएगा, डॉर्सल पोर्शन जो रहता है, ठीक है। ये क्वाड्रिजिमा जो होता है ये विजुअल ऑडिटरी को कंट्रोल करता है। सो ये फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, पोन वेलरी, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। जो पोन वेलाई है उसमें फाइबर्स होते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय, अगर माना कभी मेडुला ऑब्लांगेटा ऑप्शन में ना हो, तो आप पोन वेलाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर कैविटी को कंट्रोल करता है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, कैसे उठना है, बैठना है, बैलेंसिंग बनाने में मदद करता है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कंट्रोल करता है, कौन सी चीज क्या करती है, यही चीजें इससे बार बार पूछी जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है उसमें आर्बर बीटे होता है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा।
रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन, जैसे कि हाथ टच नहीं करना, जल जाएंगे, ये करेगा, तो हमारी इंफॉर्मेशन अब ब्रेन तक नहीं जाती, ब्रेन को नहीं पता कि क्या करना है, तो हमारी इंफॉर्मेशन फटाफट एक्टिव करना है, क्योंकि ब्रेन तो तभी काम करेगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, पर उसको नहीं पता कि ये इतना गर्म है, इतना जल सकता है। तो अगर जब तक ब्रेन पास पहुंचेगा, ब्रेन से इंटरप्रेटेड होगा, तब तक हमारा काम गया, जल जाएंगे हम। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड ये रोल प्ले करता है। तो वहां पे इफरेंट न्यूरॉन एंड एफरेंट न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ह्यूमन आई की बात करें, इसमें पूछा जाता है, अच्छा ये कलर पार्ट है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अब आपकी आंख के बारे में सोचते हैं कि आपको कितना पता है। ये जो कलर पार्ट ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है? राइट, आयरिस। अच्छा, जो ब्लैक पार्ट है बीच में सेंटर में, उसे क्या बोलते हैं? आपने ऑब्जर्व करना, जब लाइट कम लाइट है, डार्क लाइट है, तो ये प्यूपल, सॉरी, जो सेंटर वाला पार्ट है वो कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, इसको प्यूपल बोलते हैं। मैं बता देती हूँ, निकल तो गया ये मेरे मुंह से। तो आयरिस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आता है, कलर पार्ट कौन सा है, लाइट कहाँ से अंदर जाती है, डोनेटिंग पार्ट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। पर इसमें चलो आई देख के हमें ये तो पता लग रहा है, ये होती है आई पूरी ऐसी, असली आई। सो 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल में कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम स्क्लेरा बोलेंगे, जो व्हाइट सा दिखता है। उसका इंटीरियर पोर्शन में कॉर्निया होता है। कॉर्निया डोनेटिंग पार्ट है। अगर किसी को काला मोतिया, सफेद मोतिया की प्रॉब्लम है, तो वो भी डोनेट कर सकता है आई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डोनेट नहीं कर सकता। मिडल लेयर, मिडल लेयर में आयरिस होता है। ठीक है, आयरिस जो कि कलर पार्ट रहता है। इनर रेटिना, जिसमें कि इमेज बनती है, लाइट जाएगी ना, तो लाइट के बाद सीधा इमेज बनेगी कि क्या चीजें। देखो आप कितना फास्ट ये प्रोसेस हो रहा है। आपने देखी पिक्चर और मैं बोल रही हूँ, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच भी रही है और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो इतने जल्दी। और ये गैप पता नहीं लग रहा, मेरे को नहीं पता लग रहा कि मैं बोल रही हूँ और आप तक लेट पहुंची है इंफॉर्मेशन। कितने फास्ट ये प्रोसेस हो रहा है। सोचो आप कहाँ, मैं कहाँ, और कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कितनी फास्ट ही वर्क हो रहा है। मैं बोल रही हूँ सडन एकदम से, तभी तो जब मौसम खराब होता है, कुछ खराब होता है, तो कनेक्शन ही नहीं बन पाता है। वो इसलिए क्योंकि दूर होते हैं, मतलब हवा हुआ से वो गैप बन जाता है। अब इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन इसमें विजुअल पिगमेंट होता है। कोन्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, याद रखिएगा, विजुअल वॉयलेट पिगमेंट इसके अंदर होता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। अब देखो, एक आ गया यहाँ पे बाहर वाला पोर्शन और लेंस, और ये रेटिना। प्यूपल और लेंस के बीच में जो गैप होता है, वहां उसको हम एक्वस चैम्बर बोलेंगे, जिसमें एक्वस ह्यूमरस होता है। फिर लेंस और रेटिना के बीच में जो गैप होता है, उसमें विट्रस चैम्बर होता है। विट्रस ह्यूमर उसमें फ्लूइड होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये देखो। सो नाउ ये लिखा हुआ है, विटामिन ए इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, देखो यहाँ पे, जो आईज को स्मूथ बना के रखते हैं, मतलब फ्लूइड रिलीज करते रहते हैं, ताकि आईज में फंक्शनिंग अच्छी रहे और स्मूथनेस रहे। ठीक है, पहले हमारे निक्टेटिक मेम्ब्रेन होती थी, बहुत एक्टिव मेम्ब्रेन थी, थर्ड आईलिड बोला जाता था। बट अब ह्यूमन में वेस्टिजियल हो गई है, क्योंकि उतना रोल प्ले नहीं रहा है। स्टडी ऑफ ह्यूमन आई, ऑप्थेमोलॉजी। लेंस जो हमारे आईज में, तो 576, हमारे फोन का कैमरा देखो कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है, और आई का कितना होता है। इसमें भी चश्मा लग गया, इतना ज्यादा होने के बाद भी। सो देखो कितने डैमेज कर देते हैं हम चीजों को। सो लीस्ट डिस्टेंस जितने हम चीजें देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर आता है। और परसिस्टेंस पावर आई की बात करें, बस 1/16 आती है, कि मतलब इतनी जल्दी, इतने पर सेकेंड में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ये याद रखिएगा। और जो एंगल होता है वो 180 डिग्री बनाता है, 2D पिक्चर बनाता है हमारा
आई। और डोनेट करना हो तो कॉर्निया डोनेट होता है, और जो डेथ के 5 to 6 आवर तक डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद ये डोनेट नहीं होता है। सो ये तो था आईज के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आईज के डिफेक्ट, राइट। सो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। सो आई से रिलेटेड बहुत सारे डिफेक्ट रहते हैं, जैसे मायोपिया, नियर साइटनेस। नियर की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। फॉर ऑब्जेक्ट नॉट सीन प्रॉपरली आई, बॉल लार्ज, इंक्रीज कनकेव। देखो पूछा जाता है कौन सा लेंस यूज किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, तो याद रखिएगा कनकेव लेंस इसके लिए यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइनस, नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। नियर के ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं देख सकते, ठीक है, और दूर के देख सकते हैं, और इसके लिए कन्वेक्स लेंस होता है। याद रखिएगा कौन सा लेंस किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये आपके जी के पोर्शन में भी पूछा जाता है। प्रेस बायोपिया, फॉर साइनस, जो ओल्ड एज में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। फिर आती है एस्टिमेशन। इसमें क्या होता है, कॉर्निया लेंस कर्व अनइक्वली इन डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है। करेक्ट बाय सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू ये करेक्ट होता है। फिर बात करें कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, ठीक है। सफेद मोतिया की बात करें, ये वेरियस रीजन की वजह से होता है, जैसे सफेद मोतिया जो कि क्या आता है, कैटरेक्ट, लेंस बिकम पार्शियली इक्वल एंड ओबेक्यू। क्या होता है, पार्शियली रहता है, ठीक है। फिर काला मोतिया, काला मोतिया को ग्लूकोमा, दोनों चीजें याद रखिएगा किसमें क्या होता है। कैटरेक्ट सफेद मोतिया, लेंस बिकम पार्शियली इक्वली ओबेक्यू, ठीक है। और जैसे कि माना किसी को सफेद मोतिया है, वो भी अपनी आईज को डोनेट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकता, राइट। ग्लूकोमा, काला मोतिया, काला मोतिया होता है क्योंकि एक्वस ह्यूमर जो होता है, एक्वस ह्यूमरस रीजन, आपको पता था ना, दो रीजन होते हैं, एक लेंस और कॉर्निया के बीच का डिस्टेंस, और एक लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस। जब लेंस और कॉर्निया के बीच में डिफरेंस होता है, वहां पे होता है ऑक्टस ह्यूमर, उसकी इंक्रीज हो जाए सिक्रीशन, उसकी वजह से होता है काला मोतिया। फिर आता है स्क्विंट, आई बॉल बेंड हो जाती है। फिर आता है ट्रैकोमा, कंजक्टिवा की इंफ्लेमेशन हो जाती है, इंफ्लेमेशन या ज्यादा सिक्रीशन या स्वेलिंग। ईयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर आपको पता है कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन्स होती हैं, 3 वन साइड एंड 3 टू अदर साइड। सो 3 पोर्शन में ह्यूमन ईयर बनता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है, 3 हिस्सों में बनता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करें आउटर ईयर, कंसिस्ट ऑफ पिना, जो हमें दिख रहा है ना बाहर पोर्शन, वो पिना है। आप सोचोगे इसमें अजीब सी शेप क्यों है, सीधी बना देते हैं। देखो ये अलग सी शेप बनाई हुई है, आप खुद ऑब्जर्व करना, ताकि साउंड क्लियर होके हमारे अंदर तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि अनवांटेड चीजें अंदर चले जाएं। साउंड की वाइब्रेशन ही हर चीज क्या है, वाइब्रेशन, वो अच्छे से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आती है, फिर जहाँ पे टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है। देखो पहले ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती थी, क्योंकि इंसान जंगलों में रहता था तो बहुत एक्टिव होता था साउंड से रिलेटेड। अब ह्यूमन उतना एक्टिव नहीं है, तो जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन रहती है वो वेस्टिजियल हो चुकी है। अच्छा एक और चीज पढ़ी थी हमने, आई में, आई में कौन सी मेम्ब्रेन है जो वेस्टिजियल होगी, जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पहले तो रोल प्ले होता था, और जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, पानी में रहने वालों को वो ज्यादा एक्टिव रहती है। तो कौन सी मेम्ब्रेन है, थर्ड आईलिड भी बोलते हैं जिसे हम, राइट, वो आती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी आती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, हाँ राइट। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे
ईयर को, ठीक है। एंड वैक्स सिक्रेटिंग सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। याद रखिएगा, टिम्पैनल मेम्ब्रेन इन कनेक्टिव टिश्यू कवर विद स्किन। ये देखो, यही है। फिर अगर आता है इनर ईयर, इनर ईयर में मिडिल ईयर में 3 बोन्स आती हैं, स्टेप्स, इनकस, मैलिकस, ठीक है। स्टेप्स सबसे छोटी बोन होती है। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है। उस्ट्रीशियन कैनाल होती है जो मिडल ईयर को फेरेंक्स से जोड़ती है ताकि वो इक्वल प्रेशर बना सके ईयर पे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है उस्ट्रीशियन कैनाल क्या करती है, तो उस्ट्रीशियन कैनाल मिडल ईयर से फेरेंक्स को जोड़ती है ताकि इक्वल प्रेशर बना रहे ईयर ड्रम पे। इसके लिए ये चीज होती है। इनर ईयर, इनर ईयर के बारे में थोड़ा पढ़ने को है। इनर ईयर कॉल्ड ए लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ ए 2 पार्ट। देखो, 2 पार्ट में ये बना होता है, बोनी, ठीक है, और दूसरा आता है आपका मेम्ब्रेनस। बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अंदर एक ऐसा राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है क्लोएका, जो साउंड को क्लियर करने में, साउंड को प्रॉपर वाइब्रेशन पहुंचाने में उसमें रोल प्ले करता है। क्लोएका के 2 रीजन होते हैं। देखो, मैंने ऐसा नहीं लिखा लाइन वाइज लाइन चीजें लिखी हैं, मैंने जिस पार्ट के अंदर जो चीजें हैं वैसे ही लिखी हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ सके। ये है क्लोएका। तो क्लोएका में आप देख रहे होंगे, एक पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है। तो ऐसे राउंड बना होता है कंटिन्यू। तो जो पर्पल कलर है उसे हम बॉली क्या बोलते हैं, बोनी लेबिरिंथ, और जो डार्क ब्लू कलर है उसे हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये देखो, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन है। तो आप देखोगे ऊपर वाला रीजन अलग है, मिडिल वाला अलग है, इनर वाला अलग है। तो उसी बेसिस पे ये 3 पार्ट से बना है, ठीक है। याद रखिएगा, ऊपर वाले को हम स्केला वेस्टिबुला, मिडिल वाले को स्केला मीडिया, और नीचे वाले को स्केला टिम्पैनम बोलते हैं। जो मिडल वाला है वहां पे होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। देखो, स्टोरी की तरह पढ़िएगा कि जैसे कि अब हम इनर ईयर है, इनर ईयर में फोल्डेड है ऐसे, एक फोल्ड नहीं है, 2 चीजें साथ में चली गई हैं। एक को हमने क्या नाम दिया, बोनी लेब्रिंथ, और एक को टिम्पैनम। इसकी 3 लेयर बनती है, एक अपर, मिडल एंड लेयर। मिडल जो लेयर है उसमें होते हैं, बेसमेंट में उसकी निचली वाली साइड, ऑर्गन ऑफ ए कॉर्टी, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं साउंड को क्लियर करने का। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है, क्लोएका का। उसके बाद ये पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है, तो चार्ट फॉर्म में लिखा है। इसमें याद रखिएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल आ गई। उसके बाद 2 पोर्शन आते हैं, एक आता है मैकुला, ठीक है, याद रखिएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल लाई डिफरेंट प्लेन एंड मेम्ब्रेन के सस्पेंडेड पैरेलिंथ बोनी कैनाल। फिर इसमें याद रखिएगा सेक्युला जो और यूट्रिकल है, ये देखो, ये सेक्युला एंड यूट्रिकल, ये पोर्शन। तो सेक्युला एंड यूट्रिकुलर है, उसे हम मैक्युला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैकुला। 2 पोर्शन आते हैं, एक क्रिस्टा, एक मैकुला। मैकुला के अंदर 2 चीजें आती हैं, सेक्युली एंड यूस्टिलिक। क्रिस्टा ये पोर्शन आ गया, ये वाला यूट्रिकल एंड सेकुला है ना, उसके अलावा ये सारा क्रिस्टा आ गया, और इसको हम मैकुला बोलेंगे। क्रिस्टा एंड मैकुला को मिला के ये हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। देखो, साउंड का बैलेंस अच्छा होगा तभी हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। याद रखिएगा, कैसा बैलेंस बनाने का काम करते हैं, स्टैटिक बैलेंस। क्वेश्चन आया था कि क्या रोल प्ले करते हैं, मैकुला क्या काम करता है, तो मैकुला स्टैटिक बैलेंस बनाने में मदद करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। ऑडियोलॉजी, स्टडी ऑफ ए हियरिंग पावर। ऑटोनोलॉजी, स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर। और लाउडनेस हम डेसिबल से मेजर करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 dB तक रहती है, और जितने हम साउंड नहीं सुन सकते इससे ज्यादा।
वो 80 dB, अगर इससे ज्यादा हो तो हमें पता नहीं क्या हो रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी पे मैटर करती है, याद रखिएगा, वेव लेंथ इसके लिए मैटर है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी वेव्स गई। और ज्यादा वेव, देखो एक ये चीज आई और एक ये आई, इसमें एक ही वेव गई, थ्रस्ट एंड ट्रस्ट, राइट, और इसमें 3 वेव्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और ये ज्यादा होगी यानी पिच हैवी होती है। पिच मतलब तीखी साउंड जो कि अनप्लेजेंट लगती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सुन रहे हैं हम, क्या चीजें हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। ड्रम की वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी में होती है, विसल की हाई पिच में, चाइल्ड हाई फ्रीक्वेंसी में चलाते हैं, लॉयन लो पिच में। और ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग 20 से 20,000 आवर सोनिक साउंड, एंड हायर देन 20,000 अल्ट्रासोनिक, और लोअर देन 20,000 इंफ्रासोनिक, जो कि अर्थक्वेक, वेल, एलिफेंट, जिराफ की होती है। अब स्टडी ऑफ सॉरी डिसऑर्डर्स क्या रहते हैं, ईयर पेन को हम ऑटो जिया बोलेंगे, मैनर डिजीज, लॉस ऑफ हियरिंग, माइरेटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर ड्रम, ऑटिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टीशन कैनाल। कुछ डिसऑर्डर हैं। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, और अप्रॉक्स 37 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन हर टाइम आते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि 16 चैप्टर से 2 क्वेश्चन या अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन हर बार आए हैं। 17 से 1 क्वेश्चन हर बार, 18 से 2 to 3 रख लो हर बार, 19 से 1 क्वेश्चन, 20 से 1 क्वेश्चन, 21 से 2 to 3 क्वेश्चन हर बारी, 22 से 1 क्वेश्चन आता ही है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बाकी इनडायरेक्ट इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और रख लो, तो इतने क्वेश्चन अप्रॉक्स आने ही आने वाले हैं अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो। अब आता है हमारा यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर, यानी क्लास 11 का आपका लास्ट चैप्टर। कल आप यूनिट 6 पढ़ के आना, क्वेश्चन, कंसेप्ट, हर चीज कल अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का केमिकल, अभी पढ़ा न्यूरल कनेक्शन कौन सा है, अब पढ़ेंगे हम केमिकल कनेक्शन। सो जल्दी से बताएंगे कि कुछ हार्मोन्स के बारे में बताइएगा। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन किसे बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन, राइट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ पूरा नहीं लिखना, तो आधा लिख लिया ताकि आपकी टाइम भी बचे। नेक्स्ट, बर्थ हार्मोन, मतलब जो बच्चा पैदा होता है तो मदर से जो सिक्रीट होता है ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की हो सके, राइट, ऑक्सीटोसिन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ग्लैंड, कौन सा ऑर्गन, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? वो भी इसी चैप्टर में है, राइट, थाइमस। अच्छा बताएंगे मुझे कि साइकिल हार्मोन किसे बोलते हैं? वेकअप हार्मोन, जैसे आपको पता है कल आपको उठना है, कल आपको ये काम करना है, तो ऑलरेडी वो हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम वेकअप हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा हमारा वेकअप हार्मोन के नाम से फेमस है? हाँ, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि, और हैप्पी हार्मोन भी बताया मैंने आपको अभी, जिससे खुशी मिलती है। कौन सा आ जाएगा? हैप्पी हार्मोन, डोपामीन, ठीक है, खुशी। अब मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो हार्मोन का अनबैलेंस रहता है बॉडी में, इसलिए ये चीज होती है। अब देखो हमारी बॉडी में ग्लैंड 3 टाइप के आते हैं।
अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। जो फर्स्ट हार्मोन है, एक पूछा जाता है फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन, और एक पूछा जाता है फर्स्ट हार्मोन जो पता लगा था, राइट, सिक्रेटिन। और आइसोलेटेड क्या था? इंसुलिन, राइट। चलिए बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ ए ग्लैंड: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हिट्रोक्राइन। एंडोक्राइन लैक्ट सीक्रेट ब्लड में डायरेक्ट, थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल। एक्सोक्राइन डक्ट होती है, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सिल्वरी ग्लैंड। हिट्रो, ये मिक्स ग्लैंड आते हैं जिसमें आपके पैनक्रियाज एंड गोनाड्स आते हैं। ये हो गया। अब हार्मोन्स: फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इंसुलिन। फिर स्टार्लिंग ने हार्मोन्स के बारे में बताया था। अब कई बार क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सा अमाइनो हार्मोन है, कौन सा थायराइड है, कौन सा पेप्टाइड है। तो अमाइनो में थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड। एपिनेफ्रिन, एड्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रिन। स्टीरॉइड, टेस्टिस, ओवरी, कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। पेप्टाइड आपके आगे इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड हार्मोन। सो अब सबसे पहले हम एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक फ्लोर आता है जहाँ पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जुड़ते हैं, उसे हम डाइसेफ्लॉन बोलेंगे। वहां से सिक्रेट होते हैं रिलीजिंग फैक्टर जो कि हमारी बॉडी को एक्टिवली बनाएंगे, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेंगे। तो कंटिन्यू अगर हार्मोन सिक्रेट होते रहे और वो उसका कंट्रोलिंग सेंटर ना रहा तो भी वो डेंजरस रहते हैं। तो एक होता है रिलीजिंग फैक्टर, एक होता है इनहिबिटरी फैक्टर। रिलीजिंग स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ए पिट्यूटरी हार्मोन गोनाडोट्रोपिन। इनहिबिटरी जो कि स्लो डाउन करेंगे, जैसे कि सोमैटो, क्या, सो ये आ गया सोमैटोट्रोपिन जो कि कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं। कोई कंट्रोल करता है, कोई रिलीज करता है, कोई कैसे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो दो पार्ट में बटा है, दो पोर्शन बटे हैं इसके, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। इसके तीन रीजन आते हैं। मतलब ऐसे कई बार ये चीजें नहीं दी होती, कई बार रीजन ही दिए होते हैं। तो याद रखिएगा, एक पोस्टीरियर रीजन एंड एंटीरियर। एंटीरियर के दो पार्ट आते हैं। एंटीरियर रीजन में पैरा डिस्टिला, पैरा इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर रीजन आ गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। पैराडिस्टिला में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड, ल्यूटेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। पैरा इंटरमीडिया में मेलेनोसाइट, एमएसएच, और दूसरे में वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब ग्रोथ हार्मोन है, वन बाय वन देखेंगे। ओवर सिक्रीशन हो जाए जिनेटिज्म, लेस सिक्रीशन हो जाए डाफिज्म, लिम्स बढ़ जाए एबनॉर्मल इलांगुएशन एक्रोमेगली, अगर कम रहे तो ये सारे पिट्यूटरी के कंट्रोल में। प्रोलैक्टिन मिल्क हार्मोन, जब मदर बर्थ देती है बच्चे को तो जो हार्मोन रिलीज होता है। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। फिर एमएसएच जो पिगमेंट होता है, देखो हमारी इंडियन की स्किन थोड़ी ब्राउनिश सी होती है, तो ये इसी वजह से होती है। किस वजह से? मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट होता है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। याद रखिएगा, कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन। अच्छा, बर्थ होता है तो यूट्रस की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो किस लेयर की होती है? पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। किस लेयर की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बेबी का बॉर्न होना हो? यूट्रस में होती है ऑक्सीटोसिन, राइट, एंडोमेट्रियम। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है तो मायोमेट्रियम की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो नाउ वासोप्रेसिन जो एंटी न्यूरेटेड हार्मोन है, ड्यूरेटेड, जो कि एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। पीनियल बॉडी ब्रेन का पार्ट है, मेलेटोनिन साइकिल हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड, थायराइड को पहले बोला जाता है गला सूज जाए, गला ये हो जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड जस्ट नॉट कि गले
में थोड़ा सबको फील हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो थायराइड है। थायराइड हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हाँ गोइटर बोलते थे, आयोडीन की कमी बड़ा ऐड आती थी, अब तो नहीं आती पर पहले बड़ी ऐड आती थी। तो बस थायराइड पहले ठीक से ऐड आती थी, लोग खाने लग गए, बट अब थायराइड अलग तरीके से है, वेट बढ़ना, फेशियल हेयर ग्रो करना, वेरियस डिसऑर्डर हो रहे हैं थायराइड की वजह से। तो याद रखिएगा T3 T4 टाइप के हैं। T4 टेट्रा आइडोथायरॉयडिन और एक आता है ट्राई आइडोथायरॉयडिन। डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म और बढ़ जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। हाइपो में क्रिटिसिज्म, जो कि इन्फेंट्स में प्रॉब्लम रहती है लो आईक्यू की, बड़ों में अगर कम हो जाए तो एडल्ट में माइक्सोडीमा और गोइटर की प्रॉब्लम, हेजीमोटर डिजीज। हेजीमोटर डिजीज होती है ऑटो इम्यून, इम्यूनिटी अगर हमारी खराब है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है कोरोना के टाइम इम्यूनिटी को लेके कितने ज्यादा कि ये खाओ वो पियो ये चलो, तो ये चीजें ज्यादा चली थी ताकि इंसान का बैलेंस बना रहे। ठीक है, राइट। फिर आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब एक्स्ट्रा बढ़ना। सो इसमें इसमें आता है एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, इंक्रीज बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है थायरो कैल्सीटोनिन। क्या जाता है? थायरॉइड कैल्सीटोनिन, ये याद रखिएगा, TCT। अब आता है, देखो पिक्चर नहीं है यहाँ पे, बट एक चीज हाँ ये थायराइड के बीच में होते हैं छोटे छोटे पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि 2 पेयर्स में होते हैं, यानी 4 नंबर के होते हैं, जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कंट्रोल करता है। फिर आता है थाइमस, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ ए टी लिम्फोसाइट, याद रखिएगा, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ ए एंटीबॉडीज। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे है बॉडी के? किस पोर्शन में अटैच होता है, किस ऑर्गन के साथ अटैच होता है, कहाँ पे होता है एड्रिनल ग्लैंड? राइट, किडनी, टॉप ऑफ द किडनी, उसके कॉर्टेक्स रीजन में। 2 रीजन आ गए इसके, एक मेडुलर रीजन, कॉर्टेक्स रीजन। जो इसका कॉर्टेक्स रीजन रहता है, मतलब बाहर वाला एरिया, जिसमें एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। इमरजेंसी हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलेंगे। कॉर्टेक्स रीजन ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेयर से पूछा जाता है। जैसे कि ये, ठीक है, ये है कॉर्टेक्स, ऊपर ना मेडुला आना है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। फिर कॉर्टेक्स रीजन के 3 जोन आते हैं। आउटर को जोना ग्लोमुलस, मिडल को फेसिकुला और अंदर वाले को जोना रेटिकुला। अलग अलग लेयर अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि मिनरोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमुलस रिलीज करेगा। इसकी डेफिशिएंसी से एडिसोन डिजीज हो जाएगी, ब्राउन कलर, लो बीपी, डिहाइड्रेशन, वीकनेस। एक्सेस की वजह से हाइपरनेरिमिया, हाइपोकैलमिया, जिसमें कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम रहता है। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय जोना फेसिकुला, कॉजिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, लो शुगर यूरिन, लो वेट, लार्ज अमाइनो एसिड। फिर आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। पार्शियल में आगे पेनक्रियाज, गोनाड एंड प्लेसेंटा। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का देखो, ये है पेनक्रियाज हमारा, इसके पूरे पोर्शन को हम इस्थमस ऑफ लैगरहन बोलेंगे। देखो बहुत सारे पोर्शन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया आपने। हम एक पोर्शन को उठाते हैं, ठीक है, एक पोर्शन के पूरे एरिया को हम इस्थमस ऑफ लैगरहन बोलेंगे, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल होते हैं, या डेल्टा सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा सेल, ये क्वेश्चन आता है, देखो कहाँ पे, ये जो पेनक्रियाज है, आपको पता है अगर पूछा जाए हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन,
तो कौन सा बोलोगे? लीवर, ठीक है। और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट ऑर्गन, तो पैनक्रियास। पैनक्रियास छोटे छोटे बाहर वाले हिस्से से जुड़ के बना हुआ है, जिसमें छोटा पोर्शन ले लिया हमने, उसके पूरे सरफेस को हमने इस्थेमस ऑफ लैंगरहैंस बोला। उसमें से 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। अल्फा सेल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ग्लूकागॉन इससे सिक्रेट होता है, मेनली मतलब एक्ट ऑन मेनली ऑन लीवर सेल, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा बीटा सेल, ठीक है, यहां से रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट भी है, पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सो इसकी वजह से मेलिकस डिजीज, टू मच शुगर इन ब्लड, ठीक है। इंस्पिकुअस इंक्रीज इन शुगर इन यूरिन, ठीक है। डायलिसिस 10 टाइम यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। पॉलीडायलिसिस इंक्रीज थर्स्ट हो जाती है। एसिडोसिस पीएच ऑफ ए ब्लड इंक्रीज हो जाता है। फिर आती है गोनाड। गोनाड में मेल एंड फीमेल में अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। मेल में टेस्टिस, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ना ही है अभी। ह्यूमन हम मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपको पता है ना, 6 यूनिट आपको लर्न करके आना है। तो 6 यूनिट में सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये चीजें हैं, ये है वो है, हर चीज को आपने ध्यान रखते हुए चलना है। देखो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 6th यूनिट, ठीक है, 7th यूनिट, 8th यूनिट और 9th एंड 10th हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि 9th और 10th में इतना ज्यादा है नहीं है। 9th में छोटा कंसेप्ट है और 10th में बहुत कॉमन कंसेप्ट है, जो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो तीनों चैप्टर में इंक्लूडेड भी हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो कल के लिए आप 6th यूनिट पढ़ के आना, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर कॉमन ही है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और दूसरा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये चीज, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कुछ 4-5 पॉइंट ही हैं मेन, और फ्लावरिंग की रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बस यही 2 चैप्टर हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ टेस्टिस की बात करें, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ये चलो वहां पे करते हैं, वहीं भी बताऊंगी आपको मैं। ओवरीज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। रिलैक्सिन रिलैक्स करता है, मतलब जब बेबी बॉर्न हो जाता है, बेबी बॉर्न के प्रोसेस को हम पार्चुएशन बोलेंगे, और जब वो बॉर्न हो गया उसके बाद जो कंट्रोल उसको फिर से यूट्रस को उसी शेप में लाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। फिर आता है प्लेसेंटा, क्रोनिक विली secretes several gonadotropin, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एससीजी। अब बात करेंगे हार्मोन, स्मॉल अमाउंट में हार्मोन हार्ट से, किडनी से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट से भी निकलते हैं। हार्ट की वॉल से निकलता है एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, मतलब रिलैक्स करने में काम करता है। फिर आता है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक में हार्मोन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन act as a gastrin gland and stimulate the secretion of a HCl. सिक्रिटीन की बात करें, एक्ट एज एक्सोक्राइन, ठीक है। फिर साइटो सॉरी क्लोरीसाइटोकाइनिन, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सेवरल टाइप के हार्मोन्स को, ग्रोथ फैक्टर को बैलेंस बनाने में काम करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके अंदर पूछा जाता है, किसके अंदर क्या चीज आ रही है, क्या नहीं है, ये सारे।
मेन तो इस चैप्टर में वही है, देखो ये है, ये हम फिर से अब अगले चैप्टर में है ये डिस्कस में हार्मोन क्या रिलीज होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है इंसुलिन के बारे में। अच्छा, इंसुलिन कौन से टाइप के सेल रिलीज करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये क्वेश्चन आया है पेपर में। बीटा सेल रिलीज करते हैं, राइट। सो ये आ गया। फिर ग्लूकागॉन कौन सिक्रीट करता है, याद रखिएगा। फिर इसमें वैसे अभी तक सच्ची बोलें तो ये क्वेश्चन नहीं आया है कि जोना ग्लोबुलस, फेसिकुलर, रेटिकुलर रीजन क्या है। बस ये एडिसन डिजीज क्या है ये याद रखिएगा, और कॉजिंग सिंड्रोम क्या होता है ये चीज याद रखिएगा। इसमें थायराइड का थोड़ा याद रखना है, T3 T4 हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कंसेप्ट क्या आता है। फिर पीनियल बॉडी से कौन सा होता है, मेलेटोनिन। पीनियल बॉडी आपको पता है कौन सा पार्ट है, ब्रेन के किस पोर्शन में अटैच होता है पीनियल बॉडी? हमने अभी पढ़ा किस पार्ट में रहता है। हाँ, फोर ब्रेन में तो है, पर फोर ब्रेन के किस पार्ट में? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। किस पोर्शन में अटैच होता है? राइट, हाइपोथैलमस। अच्छा ये बता दो चलो साथ साथ, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा एरिया घेरता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलमस। और किस टाइप के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है? सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिबेलम पोस्चर को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रम सेरिब्रम कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री फंक्शन को, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इमोशन, मूवमेंट्स, इन सबको कंट्रोल करता है। अब सोचते हैं कि वॉलेंट्री मतलब हाथ हुथ हिलाना, बॉडी का कंट्रोल करना, पर नहीं, इसमें हमारी सारी चीजें आ जाती हैं। हर चीज पूछी जा सकती है कि इसके अंदर ये होता है, ये आता है, ये चीजें हैं, तो कुछ भी इससे पूछा जा सकता है, राइट। तो देखो यही चीजें हैं, दो चार बार पढ़ोगे। और हॉर्मोन्स के बारे में आपको पता है हमने कितने ही चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, कि इसके अंदर ये आता है, ये आता है। ये देखो, अड्रिनल ग्लैंड, फाइट हार्मोन, रेस्पिरेशन, स्ट्रेस हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, स्टेरॉइड, ये भी याद रखिए कौन सा एमीन हार्मोन है, कौन सा क्या है। फिर पैराथायरॉइड। अच्छा बताओ, पैराथायरॉइड किस चीज को, मतलब किस टाइप के आयंस को बैलेंस करता है, कौन से एलिमेंट्स के बैलेंसिंग के लिए जरूरी होता है, ये आपको बताना है। किस टाइप के बैलेंसिंग के लिए जरूरत है, राइट, कैल्शियम के लिए, राइट। और कहाँ पे होता है? थायराइड में अंदर ज्वाइंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्रोमेगली, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। ये देखो 17 बार पेपर हुआ है तो 31 क्वेश्चन आए हैं, सो आप देख सकते हो। और यही है स्ट्रेस हार्मोन, बर्थ हार्मोन कौन सा है, किडनी के पास से कौन सा अटैच होता है, यही क्वेश्चन मेन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बार बार, कोई नई चीज इसमें पूछी नहीं गई है, तो ये याद रखिएगा। सो नाउ ये तो था आपकी ओवरऑल क्लास के बारे में, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, पूरे यूनिट के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो मुझे बताएंगे कि क्या बताओगे, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है? राइट, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 रहता है। तो मुझे बताएंगे पैनक्रियाटिक जूस क्या सिक्रीट करता है जो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है? पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? देखो एक आता है इंटेस्टाइनल और एक होता है पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक कौन सा सिक्रीट करता है जो कि मदद करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए?
राइट, ट्रिप्सिन। बाकी दूसरा तो इंटेस्टाइनल से रिलीज होता है, जो कि आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा उसमें, पैप्सिन। ठीक है, लाइपेज आपको पता है लिपिड की डाइजेशन में मदद करता है। राइट, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे बताएंगे कि क्या बताओगे कि एपिग्लॉटिस कहाँ पे होता है, जो कि फूड पाइप एंड विंड पाइप को कोलैप्स करने में रोकता है। छोटी सी चीज मैं लिख भी देती हूँ जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एपिग्लॉटिस कहाँ पे होता है? फेरेंक्स के पास, लेरेंजोफेरेंक्स में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे बताएंगे कि डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। राइट, 2123 2123। अब बेरी बेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरी बेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? राइट, B1। साइनोकोबालमिन किस विटामिन का नाम है? साइनोकोबालमिन विटामिन B12। साइनोकोबालमिन किसका नाम है? विटामिन B12। राइट। मायोपिया, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव या कन्वेक्स? राइट। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे होते हैं? राइट, शोल्डर में। अब ह्यूमन आई लेंस कितना होता है? ह्यूमन आई लेंस कितना होता है? एम, ठीक है, मेगापिक्सल 5। हाँ, मैंने ढंग से नहीं पूछा, कितने मेगापिक्सल का होता है? 576। अच्छा, मुझे बताओ लीस्ट डिस्टेंस कितना हम क्लियरली चीजों को देख सकते हैं, कि हाँ इतना डिस्टेंस है तो हम चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। राइट, 25 सेंटीमीटर। राइट, नाउ डोनेटिंग पार्ट ऑफ ए आई। राइट, कॉर्निया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे मैकुला किस टाइप के बैलेंस को बनाने में मदद करता है, स्टैटिक या डायनेमिक? राइट, स्थिर। स्थिर इसलिए क्योंकि साउंड का अगर इंटरप्रिटेशन स्टैटिक होगा, स्थिर होगा, तभी हमारा माइंड इंटरप्रेट कर पाएगा चीजों को। ठीक है, एमेगडाला क्या कंट्रोल करता है, इमोशन या मेमोरी? दो चीजें पढ़ी थी ना मैंने हाइपोथैलेमस में, एमेगडाला, सॉरी, हिपोकैम्पस और एमेगडाला। एक मेमोरी कंट्रोल करता है, एक इमोशन। मैंने क्या पूछा था, मैं खुद ही भूल गई। सो चलो, दो क्वेश्चन थे, एमेगडाला एंड हिपोकैम्पस। सो कहाँ गया, एक सेकेंड। तब तक ये बताएंगे, यूरिन जो कलर होता है, पेल येलो कलर होता है यूरिन का, वो किस वजह से होता है?
मिक्ट्यूरेशन यूरिन की फॉर्मेशन को बोलते हैं। So now, so मैं आपको बताना चाहती थी एमेगडेला, मैंने तभी तो फिर से शो कर दिया आपको, ये थोड़ा सा रॉन्ग था। सो एमेगडेला इमोशंस को कंट्रोल करता है और हिपोकैम्पस मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एमेगडेला इमोशन और हिपोकैम्पस मेमोरी को, ये तभी मैं मुझे पता था यहाँ पे भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन। सो राइट, सो ओवरऑल ये था आज की क्लास के बारे में, बाकी हम कल मिलते हैं। तो याद रखिएगा कल आपको यूनिट डिस्कस करके आना है, यूनिट 6, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए मिलते हैं कल। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।